नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज़ से। मैं हूं मोनी पांडे। आज आपको हम अवगत कराने जा रहे हैं, आपको मिलाने जा रहे हैं जिला सुल्तानपुर के विधानसभा कादीपुर के मगरावा निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजमणि वर्मा जी की पुत्री दीक्षा वर्मा जी से, जो कि हमारे बीच मौजूद है। अभी हम आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध की महासमर चल रही है, इस समय वो यूक्रेन में ही पढ़ाई कर रही थी अपनी मेडिकल की। वो इवानो के फ्रांसिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। अचानक से उन्हें युद्ध के महासमर में इस घमासान को देखते हुए अपने घर पे आना पड़ा। बड़ी मुश्किलों के साथ उन्हें सामना करना पड़ा। चलिए जानते हैं कि इस समय क्या कुछ माहौल है यूक्रेन की, और किस तरीके से उन्हें यूक्रेन से भारत का सफ़र कैसा रहा उनका। दीक्षा जी, आप कब गए थे यूक्रेन? मैं 2017 में वहाँ पे गई थी। तो मेरा उस टाइम तो फर्स्ट ईयर था। अभी फ़िलहाल मेरा 5th ईयर चल रहा है, 5th ईयर और 10th सेमेस्टर। तो मेरी MBBS की पढ़ाई चल रही है अभी। तो कैसे पता चला कि यूक्रेन की, मतलब आपको कैसे जानकारी मिली कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, आपको अचानक आना पड़ा? जैसे कि ये हमें पहले से ही पता था, क्योंकि हम लोग यूक्रेन में ही रह रहे थे और हम तो सोशल मीडिया से कनेक्टेड भी रहते हैं, तो हमें इतना नॉलेज होती है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। तो जैसे हम यूक्रेन में रह रहे हैं तो हमें तो सब कुछ पता है। तो मुझे तो अप्रॉक्स दिसंबर से पता था कि वहाँ पे युद्ध होने वाला है। फिर मुझे, क्योंकि मैं टोटली वेस्ट साइड में थी, ईस्ट साइड में नहीं थी, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद वेस्ट साइड में ऐसा कुछ ना हो। बट फिर अचानक से जिस दिन युद्ध शुरू हुआ है, तो उस दिन इन्होंने जब कीव और खार्किव पे अटैक किया था, तो ये लोग इसके अकॉर्डिंग अटैक कर रहे थे कि जो सिटी सबसे बिगेस्ट सिटी है तो उस पर वो लोग सबसे पहले अटैक कर रहे थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग एयरपोर्ट पे सबसे पहले अटैक कर रहे थे कि जिससे यहाँ के जो नागरिक हैं वो ना बाहर जा पाएँ ना ही अंदर आ पाएँ। तो फिर जब अटैक किया इन्होंने एयरपोर्ट पे, तो कीव में किया और खार्किव में किया। फिर उसके बाद मैं इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, तो उसके बाद इन्होंने इवानो सिटी में उस पर 7 मिसाइलें गिराई एयरपोर्ट पे। तो उस टाइम तो सुबह के 4:30 हो रहा था। तो हम लोग अचानक डर की वजह से उठ गए। फिर उठने के बाद फिर हमें लगा कि ये क्या हुआ। फिर हमें बाद में पता चला कि हमारे एयरपोर्ट पे 7 मिसाइलें गिरी हैं। उसके बाद फिर मतलब हम सारे जो फ्रेंड्स थे हम डिस्कस करने लगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो फिर जैसे हम लोगों ने, एम्बेसी की एडवाइजरी ये थी कि आप लोगों को निकलना है जहाँ पे आप लोग हैं। बट हर आधे घंटे पे एम्बेसी की एडवाइजरी, जैसे आप लोगों को पता होगा कि एडवाइजरी चेंज हो रही थी, तो आधे घंटे बाद उनकी एडवाइजरी ये आती है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी बॉर्डर पे जाना नहीं, जो जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहें, क्योंकि इनकी सेफ्टी उसी में है। बट आप लोगों को पता है, जैसे आप भी बम की अगर आवाज़ सुनेंगे तो आप डर जाएंगे। तो हम लोग एम्बेसी के अगेंस्ट में जाके फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपने व्हीकल से, अपने ट्रांसपोर्ट से हम बॉर्डर तक जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तब भी हमें मरना है, अगर हम गए तब भी हमें मरना है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये सही लगा कि मुझे जाना ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे रुकना सही नहीं है। फिर मैं वहाँ से, फिर हम लोगों ने टैक्सी बुक की। तो मेरे साथ मेरे जूनियर्स थे सारे, तो मैंने टैक्सी बुक की, उसमें 25 लोग हम साथ में थे। तो उसके बाद हम टैक्सी से निकले, बॉर्डर पे गए। फिर वहाँ पे 10 किलोमीटर पहले तक ट्रैफिक थी। फिर टैक्सी वालों ने बोला कि हम यहीं पे रोक देंगे, तो हम लोगों ने बोला ठीक है। फिर वहाँ पे हम सारे उतर गए। उसके बाद वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी हम लोग पैदल चल के तय किए हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत क्राउडेड था, जैसे आप लोग देखे होंगे टीवी न्यूज़ चैनलों पे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। उसके बाद फिर मैं जहाँ पे खड़ी थी जाके बीच में, वहाँ से 25 नहीं 15 होगा, क्योंकि 15 ही मीटर रहा होगा डिस्टेंस, जो कि मैंने 12 आवर में क्रॉस किया है बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने में काफ़ी परेशानी भी हुई, जैसे लोगों को चोट पहुंची, लोग इंजर्ड हुए, कुछ लोगों का पैर टूट गया, कुछ लोगों को अटैक आ गए उसी में। बट हम सब ने मैनेज किया हर चीज़, क्योंकि हमें तो झेलना था, क्योंकि जान पे जब बात आ जाती है तो फिर हमें कुछ ना कुछ नहीं दिखाई देता जान के सिवाय। तो फिर हम लोग क्रॉस किए। मुझे भी काफ़ी चोटें आ गई थी, जैसे सर में लग गया था मुझे चोट, फिर मतलब नोज़ से ब्लीडिंग हो गई थी, चक्कर भी आ गए थे। बट मैं वहाँ पे बैठी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगी तो फिर मैं बच नहीं पाऊँगी, क्योंकि लोग ऊपर से चढ़ के जा रहे थे। फिर वहाँ पे देखा, फिर वहाँ पे मतलब यही दिखाई दे रहा था कि बस क्रॉस करना है, ये क्रॉस करना है। फिर उसके बाद हमने मतलब क्रॉस किया जैसे तैसे। फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट था, बस का सिस्टम था एयरपोर्ट पे जाने के लिए। फिर हम लोग बस में गए, बैठे। फिर हम लोग का वीज़ा वगैरह लगा।
फिर उसके बाद वहाँ से एयरपोर्ट जाने में हमें 7-8 घंटे लगे। फिर हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो हम सेफ़्टी फ़ील करने लगे क्योंकि बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं थी। फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पे पहुँचे, फिर वहाँ पे हम लोगों ने 7-8 घंटे वेट किए। मतलब रोमानिया वालों ने काफ़ी हेल्प की हम लोगों की, जैसे फूड वगैरह का, वाटर, सब कुछ अरेंज कराया था उन लोगों ने। फिर हम लोग वहाँ पे 7-8 घंटे फिर थे। उसके बाद हमारी एयर इंडिया फ़्लाइट हुई 7-8 घंटा बाद। फिर उसके बाद वो 6 घंटे में हमें दिल्ली पे लाके उतारा। फिर उसके बाद वहाँ से मतलब सारे स्टेट वाले अपनी गवर्नमेंट, मतलब वो वहाँ पे अपने मेंबर को खड़ा कर रखा था कि स्टूडेंट को रिसीव करने के लिए। फिर मैं वहाँ से हम लोग को टैक्सी से यूपी भवन ले जाया गया। फिर यूपी भवन में हम लोगों को खाना वाना खिलाए वो लोग। मतलब वहाँ से कोई हमारा कॉस्ट नहीं था, ना ही हमारा कोई फ़्लाइट का चार्ज, ना ही हमारा कोई टैक्सी का चार्ज। फिर हम लोग यूपी भवन में गए। फिर वहाँ पे हमसे सब लोगों ने इंटरव्यू वगैरह लिया। फिर वहाँ पे हम लोगों ने बताया, नाश्ता वाश्ता किया। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे घर के गेट तक टैक्सी की। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको यूक्रेन से भारत आने के लिए। कितने साथी थे आपके साथ? कितने लगभग बच्चे होंगे अभी भी जो भारत के हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं? अभी तो अप्रॉक्स बॉर्डर का तो मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अभी जैसे मुझे जानकारी मिली है कि सूमी वहाँ पे एक सिटी है जो कि रसिया से बिल्कुल करीब है। वहाँ पे अप्रॉक्स 500 बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं जो कि सिटी ही नहीं छोड़ पाए हैं। वो लोग अभी वहीं पे हैं। बाकी बॉर्डर पे तो होंगे, क्योंकि मैंने बॉर्डर का तो डाटा नहीं देखा, बट मैंने सिटीज़ का देखा था, क्योंकि कल हम लोग हेल्प कर रहे थे अपने दोस्तों को वहाँ से इवैक्यूएट कराने का। तो अभी मुझे पता चला थोड़ी देर पहले कि सूमी में शायद अभी 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे हैं। आप अपने कितने साथियों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे? बॉर्डर क्रॉस करने में इतना क्राउड था कि हम किसी को नहीं देख रहे थे। मैं तो किसी के साथ नहीं थी, मैं अकेली थी। अकेले आपने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया आपने बॉर्डर? मतलब वहाँ पे क्राउड था कि हम किसी को देख ही नहीं पा रहे थे कि कौन हमारा साथी है, कौन क्या है। क्योंकि जब जान पे बात आती है तो हम किसी को नहीं देखते, इवन अपने पेरेंट्स तक नहीं देखते कि हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो हमारी जान की बात होती है। तो मैंने अकेले किया, क्योंकि वहाँ पे हमें पेशेंस चाहिए होता है, और फिर काफ़ी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं कि हमें पेशेंस हो, और हमें ये देखना है कि हमारी फैमिली को भी हमें हैंडल करना है, और फिर हमें खुद को संभालना है। तो मतलब वहाँ ओवरऑल ये था कि पेशेंस है तो हम कर लेंगे। जैसे होता है कि हमें कुछ पाना है तो एम होता है हमारा, वैसे ही वहाँ पे पेशेंस हमारा था फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी कुछ नहीं। आप जब वहाँ से आने लगे, आप अपने भारत देश पे जब बॉर्डर के बीच में खड़े, एक समय आया कि आपको ये भी दिमाग में आया होगा कि अब तो यार यहीं पे ख़त्म हो गया, या फिर अपने देश में चल के जाना? क्या लग रहा था आपको? नहीं, जब मैं बॉर्डर नहीं क्रॉस की थी, जब मेरे को चोट लगी तो मुझे ये लगा कि मैं चोट कहाँ पे लगी आपको? मेरे मतलब ट्रॉली किसी ने फेंक दी थी तो सर में लग गई थी, और नोज़ से, सर में लगने की वजह से नोज़ में ब्लीडिंग हो गई थी, तो चक्कर आ गया था उसकी वजह से। तो फिर मुझे उस टाइम पे ये लगा कि मैं रिटर्न हो जाऊँ, मैं चली जाऊँ जहाँ से मैं आई थी। जैसे मैं इवानो सिटी से आई थी तो मुझे ये लगा कि मैं लौट जाऊँ। फिर मैं वहीं पर खड़ी थी। फिर मेरे को मतलब मम्मी पापा का फेस सामने आने लगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगी। फिर मैं उठ गई। मतलब मैं इतना कोशिश की कि मैं उठ जाऊँ, कि मैं यहाँ पे बैठी नहीं। फिर मैं उठ गई। उसके बाद फिर मैंने कोशिश की कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1 दिन लगेगा बॉर्डर क्रॉस करने में, 2 दिन, मतलब मैंने इतना खुद अपने अंदर बना रखा था कि अगर मुझे 2 भी दिन लग जाएगा ना, तब भी मैं हार नहीं मानूंगी, मैं क्रॉस करूँगी बॉर्डर। तो मैं तो 12 घंटे बाद क्रॉस कर ली थी। वो क्या चीज़ था जो आपके अंदर पुश कर रहा था कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ? वो क्योंकि मैं हमेशा एक टाइप का मतलब मोटिवेशन, मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। मतलब मेरा मोटिवेशन कोई नहीं है कि कोई मुझे बाहर से आके मोटिवेटेड फील कराए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से खुद के ऊपर डिपेंडेंट रही हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट हर तरफ से रहता है मेरे पास, बट एजुकेशन के मामले में मैं अपना जो भी कदम रखती हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग रखती हूँ। तो मैं खुद को ही पुश करती हूँ कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। मतलब क्योंकि मैं डिपेंड नहीं हूँ, मुझे बस ये भरोसा है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। अभी आपको अपनी धरती पे आके कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने इंडिया आ गई हूँ। अब तो मैं बहुत खुश हूँ कि बस मुझे एक टेंशन और है कि मेरी डिग्री का क्या होगा। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो हमारी डिग्री के लिए कुछ करें। बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आपको इंडिया के साइड से आते टाइम पूरा सपोर्ट मिला था? हाँ जी, हमें पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने, एम्बेसी ने जितना सब कुछ हो सका वो हमारे लिए किए। क्योंकि गवर्नमेंट ने, जैसे कि पता है कि फ़्लाइट वगैरह भी उन लोगों ने अरेंज कराई थी। फिर उसके बाद घर के गेट तक छोड़ने का जब तक पेरेंट्स परमिशन नहीं दे, मतलब पेरेंट्स ये नहीं बोल देते कि हमारा बच्चा है, तब तक टैक्सी वाला जाता नहीं है, वो बाहर गेट पे खड़ा रहेगा। जब आप अपने घर पे कदम रखी, वहाँ से आने के बाद घर पे कदम रखी, जब आपने मम्मी पापा के अपने फेस को देखा था, आपको कैसे लगा?
मैं तो सबसे पहले अपने भाई से मिली, तो जैसे मतलब मैं कंट्रोल कर रही थी कि मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं रो दूंगी तो मेरे भाई और पेरेंट्स सब वीक हो जाएंगे। बट मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर मैं अपने भाई को पकड़ के रोने लगी। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँची, मम्मी को देखा, फिर मैंने मॉर्निंग में पापा से मिली, फिर उसके बाद पापा से, फिर मतलब यही सब था कि कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब अच्छा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, आपका सफ़र काफ़ी बहुत ही मुश्किलों के साथ बीता। आपके पिताजी भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि बेटी आपकी यूक्रेन से आई है, आपको कैसा लग रहा है सर? कब भेजे थे आप पढ़ने के लिए उसे? मैं सन 2017 में भेजे थे। दरअसल हम मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं भारत में अपनी बिटिया को पढ़ाई कर सकता, लेकिन इसकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो डॉक्टर बनाने के लिए जगह जगह पता किए, कई देशों में पता किया। सबसे चीफ एंड बेस्ट हमको यूक्रेन लगा, तो वहाँ पर हम भेजे। और वहाँ पर ये पाँचवां साल है जो कि वहाँ पर रह रही थी। 6 साल का कोर्स है। कैसा लगा जब आपको पता चला कि यूक्रेन से युद्ध छिड़ा हुआ है और किसी पिता की बेटी यूक्रेन में है जहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है, तो उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी? बहुत डिस्टर्ब थे। पूरा परिवार मेरा बहुत दुखी था कि मेरी बिटिया, इकलौती बिटिया है, अब वो वापस नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगा, लेकिन मुझे पा करके सबसे बड़ी खुशी हमको मिली है। जितना खुशी पूरे जीवन भर 50 वर्ष में नहीं मिला, उतनी खुशी उस दिन मिला है बिटिया को पा करके। जब बिटिया आ गई तो? हाँ, बहुत खुशी। अब अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं दीक्षा जी इतने बड़े सफ़र को सामना करते हुए, इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए यूक्रेन से भारत अपनी जन्मभूमि, अपनी धरती पे आए हुए हैं और अब इस समय बहुत ही अच्छा महसूस करें, बहुत ही अच्छे, बहुत खुश हैं। देश को भी गर्व है कि हमारी देश की बिटिया हमारे पास मौजूद है इस समय। तो देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, सच्ची खबर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।